नमस्कार दोस्तों, आज की विशेष कहानी है हिंदी की दशा और दिशा। सब कुछ कहा जा चुका है, परिणाम कुछ नहीं निकलता। हमें हमेशा शुरू से ही शुरू करना पड़ता है। बहरहाल 12 सितंबर 1949 का दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में संपन्न सर्वभाषा सम्मेलन में श्री गोपाल स्वामी अयंगर ने राजभाषा का प्रस्ताव पेश किया और लंबी बहस जिरह के बाद अंततः 14 सितंबर 1949 को दक्षिण भारत की श्रीमती दुर्गाबाई के जोरदार समर्थन के साथ श्री पुरुषोत्तम दास टंडन द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकार करते हुए हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय ले ही लिया गया। कालांतर में 1953 में नागपुर में संपन्न 5वें अखिल भारतीय राष्ट्रभाषा प्रचार सम्मेलन में 14 सितंबर को ही हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया गया और तभी से प्रतिवर्ष इस दिन को उत्साहपूर्वक मनाए जाने की परंपरा चल पड़ी। प्रारंभ में अपने बाल रूप में तो परंपरा बेहद प्रशंसनीय थी, मगर निरपेक्ष रूप से अगर हम मूल्यांकन करते हैं तो लगता है कि क्या हम जीवन भर हिंदी को वास्तव में भारत की सर्वस्वीकृत राजभाषा के एक छत्र साम्राज्य पर आसीन न देख पाने का दंश यूं ही हिंदी दिवस मनाकर भुलाते रहेंगे। संवैधानिक राज्यारोहण और राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हर साल मनाए जाने के बाद भी हिंदी अपना प्राप्य आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी हासिल नहीं कर सकी है। क्या इसके लिए कुछ और कठोर सार्थक कदम नहीं उठाए जाने चाहिए? ठीक ही कहा गया है, किसी भी सभ्यता और संस्कृति की जातीय अस्मिता को नेस्तनाबूद करना है तो सबसे पहले उसकी भाषा को नष्ट कर देना चाहिए। संविधान लागू होने के साथ ये प्रावधान किया गया था कि सह राजभाषा के रूप में अंग्रेजी 15 वर्षों तक चलती रहेगी। आपकी मातृभाषा अंग्रेजी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमारे ही देश में घसी जाती है। हिंदी के पर्याप्त विकास के बाद ही उसे राष्ट्रभाषा के स्थान पर पूर्णतः प्रतिष्ठापित किया जा सकेगा। अफसोस, हिंदी को अपना सामर्थ्य सिद्ध करने का अवसर दिए बगैर ही निर्धारित तिथि 25 जनवरी 1965 से 2 वर्ष पूर्व राजभाषा के रूप में घोषित समर्थित हिंदी की प्रगति राजभाषा संशोधन अधिनियम 1963 के द्वारा बाधित हो जाती है। इसमें अंग्रेजी के अनिश्चितकालीन प्रयोग का उपबंध निहित है और यहीं से हिंदी की प्रगति बाधित होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, संभवतः इसी वजह से आज इतने वर्षों बाद भी अपने ही देश में हिंदी की जड़ें नहीं जमने पाई हैं। संशोधन अधिनियम 1967 के बाद तो बची कुछ सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं। इसमें अंग्रेजी के अनिश्चितकालीन प्रयोग की व्यवस्था के साथ ही साथ ये प्रावधान भी था कि जो राज्य हिंदी नहीं अपनाएंगे उनसे अंग्रेजी में ही संपर्क और व्यवहार किया जाएगा। यहाँ गांधी जी के शब्दों को उद्धृत करना चाहती हूँ, अगर मुट्ठी भर अंग्रेजी जानने वाले लोगों के लिए स्वराज स्थापित हुआ है तो राष्ट्रभाषा अवश्य ही अंग्रेजी होनी चाहिए, किंतु यदि भूखी, निरक्षर, दलित और आम जनता स्वराज की अधिकारिणी है तो राजभाषा निर्विवाद रूप से हिंदी ही होनी चाहिए। अंग्रेजी पढ़ी के यद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। हमें अंग्रेजी से कोई बैर नहीं है, आपस में अदावत कुछ भी नहीं, फिर भी अखाड़ा कायम है। क्योंकि भाषा संस्कृति की संवाहक होती है। अंतर्राष्ट्रीय भाषा का सम्मान करना अच्छा है, मगर अपनी भाषा की उपेक्षा करके कतई नहीं, अन्यथा वो दिन दूर नहीं जब कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। इससे गौरवान्वित विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में गिनी जाने वाली हमारी सभ्यता और संस्कृति की अस्मिता और उसकी जड़ें अंग्रेजीकरण के सांस्कृतिक प्रभुत्ववाद की चपेट में आकर कमजोर होकर खत्म हो जाएंगी। और आपको शायद ये भी नहीं पता होगा कि अंग्रेजी के ज्यादातर शब्द संस्कृत से लिए गए हैं। संस्कृत का शब्द मात्र अंग्रेजी में मदर बना, भ्रातृ बना ब्रदर, ज्यामिति बनी ज्योमेट्री और त्रिकोणमिति बनी ट्रिग्नोमेट्री। सांस्कृतिक संकट का भीषण घटाटोप आज हिंदुस्तानियों की दिशा भ्रमित किए दे रहा है। निज भाषा उन्नति ही सभोन्नति को मूल, पै निज भाषा ज्ञान बिन मिटे नहीं को सूल। मैकाले का विलायती संस्कृति के प्रसार का स्वप्न सहज ही सत्य के सोपान पर चढ़ता चला जा रहा है। इस पर हमारे ही चंद अंग्रेजी आराधकों की श्रद्धा और निष्ठा बलवती है, जो अंग्रेजी के औपनिवेशिक इतिहास और उसके साम्राज्यवाद का हवाला देकर वैश्विक संसार में आज भी उसकी महत्ता के समक्ष नतमस्तक है। हिंदी को राजभाषा बनाए जाने के विवाद के दौरान और उससे पहले और उसके बाद में आज़ाद हिंदुस्तान के शुरुआती दौर में भी अनेकानेक विद्वानों ने इसी भाषा में ज्ञान के अनेक अछूते क्षेत्रों में अपनी लेखनी चलाई। ऐसे महापंडितों द्वारा डाली गई परंपरा क्यों नहीं संवर्धित हो सकी? इसका कारण ईमानदारी से खोजा जाना चाहिए।
मित्रों, अभी भी समय है। अपनी राष्ट्रीय एकता और जातीय अस्मिता की संरक्षा के लिए हमें हर संभव प्रयास करने होंगे। हमारी राष्ट्रीय चेतना की संवाहक राजभाषा हिंदी तो अब तक अपना अधिकार प्राप्त नहीं कर पाई है। इसके लिए कभी हम दक्षिण को दोषी ठहराकर निश्चिंत हो जाते हैं, परंतु शेष भारतीय भाषाएं यानी दक्षिण की भारतीय भाषाओं समेत सभी क्यों अवमानित हैं, ये हमने कभी सोचा है? इसका दोष हम किसके मत्थे मढ़ेंगे? क्या इससे हम अपना विकास मानकर गौरवान्वित हो लें कि हम तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा को ही पहनते, ओढ़ते और बिछाते हैं, या यूं ही हम इंटरनेशनल हुए हैं? और फिर इसे अपनी कमजोरी का कारण मानकर शर्मसार होना चाहिए। भारतीय भाषाओं के परस्पर असहिष्णुता की खाई को पाटने का प्रयास अब ईमानदारी से होना चाहिए। इसके लिए कोशिश हमें पारस्परिक सामंजस्य के विकास की करनी चाहिए। भारत की तमाम भाषाओं के बीच एक पुल बनाए जाने की ज़रूरत है। हमारे हिंदी भाषी क्षेत्र में एक ऐसा सर्वभाषा कुंभ आयोजित किया जाए जिसमें सभी राज्यों के बीच संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के परचम तले उसके नेतृत्व में हमारी अपरिमित सांस्कृतिक और भाषाई विविधता का एक उत्सवी आयोजन ज़रूर किया जाए। हिंदी में पाठ्यक्रम में उन भाषाओं को भी स्थान दिया जाए जिनमें कि अभी हिंदी जिनसे बहुत दूर है, वो चाहे दक्षिण भारतीय तमिल, तेलुगु, मलयालम या कन्नड़ हो, या फिर डोगरी, कश्मीरी, बंगाली, मणिपुरी, नेपाली आदि तमाम भाषाएं जो भारतवर्ष की भाषाओं की नदी आकर के हिंदी के समंदर में घुल मिल जाएंगी तो हिंदी समृद्ध होगी। उनसे हिंदी के अपरिचय की दीवारें टूटेंगी और जब तक हिंदी के सामर्थ्य और क्षमता पर संदिग्ध उंगलियां जो हैं वो उठ रही थी, वो गिर जाएंगी। मैं आपके सामने झुक के आपको प्रणाम करता हूँ, क्योंकि हम किसी को अपने आप से छोटा या कमजोर नहीं समझते।